डाइकॉट लीफ में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये जो डाइकॉट की लीफ होती है इसको हम लोग डॉर्सियोवेंट्रल लीफ बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं ये डॉर्सियोवेंट्रल है। डॉर्सियोवेंट्रल बोलने के पीछे रीजन ये होता है कि ये ऊपर डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड आप अलग अलग समझ सकते हैं कि ऊपर वाली डॉर्सल साइड है। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे इसमें एपिडर्मिस, ये जो लेयर है इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल की जो लेयर होती है, क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस है। ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है और ज्यादा जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। उसके नीचे एडेक्सियल एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये पैलिसेड लेयर है, इस लेयर को हम लोग पैलिसेड बोलते हैं और ये मीजोफिल सेल से मिलकर बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे पैलिसेड लेयर सिर्फ ऊपर है लेकिन पैलिसेड लेयर नीचे नहीं पाई जाती। इसीलिए हम यहाँ से एनाटॉमी में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वो डॉर्सल सरफेस अलग है और वेंट्रल सरफेस अलग है। इसीलिए डाइकॉट की जो लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, लेकिन मोनोकॉट में डिफरेंस नहीं पाया जाता। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीच-बीच में एयर कैविटी, जहाँ पे एयर भरा हुआ है और ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, यानी मेसोफिल सेल्स है ये और ये स्पंज की तरह है ना। यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है और स्टोमेटा से यहाँ से है ना मॉइस्चर बाहर की तरफ निकलती रहती है। नीचे की तरफ एबैक्सियल एपिडर्मल सरफेस पाई जाती है। अब आते हैं ये वैस्कुलर बंडल बीच में। इसमें चारों तरफ एक बंडल शीथ पाई जाती है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है, जिनमें वाटर कंडक्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये डाइकॉट की लीफ है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि लीफ की डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। लेकिन जब हम मोनोकॉट की बात करेंगे उसको हम आइसोडायमेट्रिक बोलेंगे। द रीजन बिहाइंड इट कि वहां पर हम ये बात डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि वहां पे ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मोनोकॉट लीफ दिखाता हूँ। ले लिया? जी सर। अच्छा, एक चीज़ आप और देखोगे कि यहाँ पर जब ये डाइकॉट की लीफ होती है, तो हम लोग ये लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है। एक लीफ है जिसको कि हमने टीएस काट दिया, मतलब कि ये लीफ है आपकी और आपने क्या किया, इस लीफ को ऐसे-ऐसे काट दिया यहाँ से। आप देखोगे बीच में जो वैस्कुलर बंडल देगा वो बड़ा-सा दिखाई देगा। उसके साइड में जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो वेन्स के होंगे, वो छोटे-छोटे होते जाएँगे और छोटे होते जाएँगे, ऐसे छोटे होते जाएँगे। ठीक है? लेकिन ये अरेंजमेंट आपको मोनोकॉट लीफ में नहीं मिलेगा। मोनोकॉट में सब बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। आपने देखा होगा यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन इस तरह से फैली हुई लीव्स। तो बीच वाली जो मिडरिव है वो मोटी दिखाई देती है और बाकी वाले जो इससे कट करके आए वो छोटे-छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको मोनोकॉट में नहीं मिलेगी। मोनोकॉट में पैरेलल वेरिएशन होता है, तो वहाँ पे सभी ऑलमोस्ट बराबर होंगी, बहुत कम डिफरेंस होगा। देखो, ये हो गई हमारी मोनोकॉट की लीफ, है ना? ग्रास की। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर एक मोटी क्यूटिकल है। ये यहाँ पे सबस्टोमेटल चैम्बर, मतलब स्टोमेटा ऊपर की तरफ भी, स्टोमेटा नीचे की तरफ भी है। उसमें स्टोमेटा मेनली नीचे की तरफ ही थी। मेसोफिल सेल ऊपर भी है, मेसोफिल सेल नीचे भी है ना? क्यूटिकल नीचे वाली एपिडर्मिस में भी, ऊपर वाली एपिडर्मिस में भी, ठीक है? वैस्कुलर बंडल आप देखिए, इन वैस्कुलर बंडल में ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक वैस्कुलर बंडल है वो थोड़ा सा मोटा है। वैस्कुलर बंडल के ऊपर यहां पर आप देखेंगे स्क्लेरेन काइमा की, स्क्लेरेन काइमा थिकनिंग। तो यहाँ पर स्क्लेरेन काइमा की थिकनिंग पाई जाएगी, है ना? स्क्लेरेन काइमा की थिकनेस होगी और ये वैस्कुलर बंडल हो गया, है ना? और साइड में छोटे-छोटे वैस्कुलर बंडल है, ठीक? और ये जाइलम हो गई और ये इसमें फ्लोएम हो गई, राइट? तो इसको हम आइसोडायमेट्रिक लीफ बोलते हैं। इसमें आपको पेलिसेड लेयर कहीं पे नहीं दिखाई दे रही होगी और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अलग-अलग कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया भाई?
इसीलिए हम मोनोकॉट की लीफ को बोलते हैं दिस इज यस सर। कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। इसको हम आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। ओके, ग्रेट। तो मैं हटा देता हूँ उसको। अब आते हैं देखो सेकेंडरी ग्रोथ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। कुछ नहीं, देखो इसमें भी समझने वाला है, देयर इज नथिंग ऐसा डिफिकल्ट। तो और ऑब्वियसली आपको आता भी होगा पहले से। देखो यहाँ पे क्या है कि ये डाइकोट स्टेम में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। तो डाइकोट स्टेम में आप देखोगे कि वेस्कुलर बंडल कैसे पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, कंजॉइंट, है ना, एक ही साथ वेस्कुलर बंडल है ना, कंजॉइंट और कोलेटरल, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ओपन है, मतलब कि कैम्बियम मौजूद है। देखो ये एपिडर्मिस लेयर हो गई, ये कॉर्टेक्स हो गया, और इसके अंदर बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम और अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम, है ना। और इनके बीच में यहाँ पर आप देखेंगे वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है, मतलब ये ओपन है, ग्रोथ के लिए ओपन है। अब उसके बाद में क्या है कि अब देखो कैम्बियम दो तरह से पाया जाता है, एक इंटरफेसिकुलर और दूसरा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना। तो एक तो कैम्बियम है आपका ये, जो दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में है ना। अब इसके बीच में क्या होगा, इस ये जो दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर है, तो आप लोग इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में अभी तक कोई भी कैम्बियम नहीं है। इनके बीच में ये क्या है, ये नॉर्मल पैरेनकाइमेटरी सेल है ना। दिस इज अभी क्या है, नॉर्मल पैरेनकाइमा सेल। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब ये डिवीजन होना होता है, तो ये जो पैरेनकाइमा सेल होती हैं, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक, मतलब कि इनमें डी डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएट होने के बाद दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो ये परमानेंट सेल है और मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इसको हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो थी और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों आपस में जुड़ करके इस रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो रिंग आपकी बन गई, इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम रिंग कहते हैं। तो कैम्बियम रिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बनने से बनी। अब ये जो कैम्बियम रिंग होती है, ये कैम्बियम रिंग डिवाइड करना शुरू करती है। जब कैम्बियम रिंग डिवाइड करना शुरू करती है, आप समझिए बात को, ये कैम्बियम रिंग डिवाइड करना शुरू करती है। तो कैम्बियम रिंग डिवाइड करेगी, है ना। तो डिवाइड करने के बाद ये अंदर की तरफ क्या बनाएगी, अंदर की तरफ क्या है, फ्लोएम की जाइलम है ना अंदर की तरफ, है कि नहीं। तो जब अंदर की तरफ जाइलम है ना, और बाहर की तरफ फ्लोएम है, तो अंदर की तरफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम पहले से, ये बनाएगी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेगी। और देखिए ये इसके और अंदर की तरफ, है ना, यहां पर ये ऑलरेडी क्या है, प्राइमरी जाइलम तो ऑलरेडी मौजूद है, दिस इज प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम अंदर जाता जाएगा, प्राइमरी जाइलम, और उसके ऊपर सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन है। इसी तरह से आप देखेंगे बाहर की तरफ ये, अच्छा अभी तो अंदर की तरफ डिवीजन हुआ था, अब जब ये बाहर की, ये दोनों तरफ डिवीजन करेगी, इधर भी डिवीजन करेगी, उधर भी सेल काटेगी। तो जब इधर भी सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम,
सेकेंडरी फ्लोएम, और इस तरह से जो सबसे बाहर हो जाएगा वो होगा प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम इस तरह से सबसे बाहर हो जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम, है ना? तो प्राइमरी फ्लोएम बाहर जाता जाएगा। इस तरह से धीरे-धीरे क्या होगा, अंदर की तरफ ग्रोथ होती जाएगी। अब समझते आइएगा। सेकेंडरी जाइलम आप देखो अंदर की तरफ बना, और सेकेंडरी फ्लोएम जो बना ये बाहर की तरफ बना, और बीच में क्या है, कैम्बियम रिंग है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर की तरफ ये जाता जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो प्राइमरी जाइलम फाइनली क्रश हो जाता है ना? इस तरह से इसमें ग्रोथ होती जाती है। सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम होता है। तो मेनली जो बहुत बड़े ट्री होते हैं, उनमें प्राइमरी जाइलम जो होता है वो क्रश हो चुका होता है, और मेनली जो कंडक्शन होता है वाटर का, वो सेकेंडरी जाइलम के थ्रू ही होता है। और प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम पाई जाती है। गर्डल एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि अगर किसी भी प्लांट के स्टेम में गड्ढा कर दिया जाए, वो गहरा सा गर्डल रिंग बना दी जाए, गहरी गहरी गड्ढे की, तो क्या होगा? तो होगा ये कि प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों निकल जाएँगी, और दोनों के निकल जाने से ऊपर से आने वाला फूड जड़ों तक, वो रूट तक नहीं पहुँच पाएगा, और जिससे क्या होगा कि रूट्स पहले मरेंगी। पूछा था रूट पहले मरता है कि शूट पहले मरता है? इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन। देखो भाई बताओ कहाँ पे कोई डाउट है कोई? फौजिया और मेघना, देखो कहीं पे कोई कोई भी डाउट हो किसी भी जगह पे तो आराम से पूछिए एकदम, बिना किसी हेजिटेशन के। बोलो बेटा, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेडुलरी रे क्या है? तो देखो, यहाँ पे आपने देखा जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो पैरेन्काइमोस्टेस टिश्यू है, ये इस तरह से रो के फॉर्म में बन जाते हैं। इन रोज को हम मेडुलरी रेस कहते हैं। तो मेडुलरी रे मेनली बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा के मिलके बने। ठीक है, हटा दो इसको फिर। यस सर। Good. अब सेकेंडरी ग्रोथ रूट के देख लेते हैं। देखो रूट में जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, तो रूट में वेस्कुलर बंडल रेडियल पाए जाते हैं, मतलब कंजॉइंट नहीं होते। तो सेकेंडरी ग्रोथ एंड डाइकॉट रूट। अब देखो मोनोकॉट में तो होगी नहीं सेकेंडरी ग्रोथ, है ना? फिर डाइकॉट में ही होगी, क्योंकि मोनोकॉट तो क्लोज होते हैं, उनमें कैम्बियम रिंग ही नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर क्या होता है कि जाइलम यहाँ पे है और फ्लोएम यहाँ पे है ना? तो आप देखेंगे कि जाइलम के नीचे थोड़े-थोड़े कैम्बियम के पार्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है? और ये ऊपर की तरफ आपका पेरिसाइकिल हो गया, फिर उसके ऊपर एंडोडर्मिस और सबसे ऊपर एपिडर्मिस, है ना? बीच में कॉर्टेक्स वाली लेयर हो गई। आप देखिए क्या होता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में, इसके पीछे, यहाँ पे, इसके पीछे, जाइलम के पीछे, तो जाइलम के पीछे कुछ टिश्यूज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जाइलम के पीछे ये जो टिश्यूज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, इन टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। ये टिश्यू डेवलप होकर के कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कैम्बियम रिंग, है ना? कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन, तो कैम्बियम रिंग बन जाती है। कैम्बियम रिंग बनने के बाद, है ना, ये कैम्बियम वेवी रिंग बन जाती है, ठीक है? तो अब कैम्बियम रिंग बन गई। कैम्बियम रिंग बनने के बाद फिर ये कैम्बियम रिंग डिवाइड करना शुरू करती है। अब यहाँ पर जब कैम्बियम रिंग डिवाइड करना शुरू करती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो देखो, ये कैम्बियम रिंग फ्लोएम के नीचे बनी, तो अब यह क्या करती है
कि सेकेंडरी जो फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन देखिए नीचे की तरफ कर रही है। वहां पर सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन रही थी, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ बन रही है ना? इसी तरह से ये जब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो देखो सेकेंडरी जाइलम कहाँ बन रही है? ये रही सेकेंडरी जाइलम, है ना? तो सेकेंडरी जाइलम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है? और आउटर डायरेक्शन में, क्लियर है ना? तो सेकेंडरी जाइलम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ, है ना? और ये सेकेंडरी जाइलम, ये वाला सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? सॉरी। तो इस तरह से यहां पर क्या है, ये जो रिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये याद रखना, वेवी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। वेव की तरह होती है, टेढ़ी-टेढ़ी, और वहां पे एक गोल कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, वेवी कैम्बियम रिंग और एक सर्कुलर कैम्बियम रिंग है। दो का फॉर्मेशन, दो में अलग-अलग तरह से फॉर्मेशन होता है। इस तरह से प्लांट में ग्रोथ होती है। प्राइमरी फ्लोएम ये आपकी रह गई, ये जो लास्ट ग्रीन सी दिखाई दे रही, उसके नीचे जो आपको एक पूरी रिंग बन गई, ये सेकेंडरी फ्लोएम की बन गई। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी जाइलम ये वाली है ना? और सेकेंडरी जाइलम जो बनी, वो प्राइमरी जाइलम के ऊपर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम दोनों एक दूसरे के साथ-साथ हैं, है ना? वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम अलग-अलग पोल पे थे। ये दोनों में डिफरेंस है। रूट का तो सिंपल है। बोलो भाई, समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? क्लियर? Yes, sir. ठीक है। देखो, वन लास्ट थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसी तरह से क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक स्टेम था, है ना? ये कोई स्टेम था। अब स्टेम में बाहर की तरफ वैस्कुलर बंडल ग्रो कर रहे हैं। बाहर की तरफ वैस्कुलर बंडल ग्रो करने की वजह से तो अंदर, इसके अंदर देखो, ये तो बाहर की तरफ पूरा स्टेम हो गया, और स्टेम में ये वैस्कुलर बंडल बाहर की तरफ ग्रो करते आ रहे हैं। लेकिन स्टेम की बाहर की दीवारें तो नहीं ग्रो कर रही ना, जिससे क्या होगा, आप देखो इसके कॉर्टेक्स तो ग्रो नहीं कर रहा ना, एपिडर्मिस तो ग्रो नहीं कर रही है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा, और बाहर की तरफ प्रेशर पड़ने से ये जो बाहर वाला आपका हिस्सा ये फट जाएगा। ये वाला हिस्सा तो फट जाएगा, इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे ना, ये इस तरह से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हिस्सा फट जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा। अंदर ग्रोथ हो रही है और बाहर ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए होता क्या है कि यहाँ पर एक जो आपका ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कॉर्टेक्स वाला जो आपका पार्ट है, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो कॉर्टिकल टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमस टिश्यूज हैं, उन पैरेन्काइमस टिश्यूज में कुछ लेयर बन जाती है, और उसको हम लोग कैम्बियम रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसके पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, इनमें दोबारा से ग्रोथ की कैपेबिलिटी, मतलब ये परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और इस तरह से ये बनाते हैं कॉर कैम्बियम, या इसको फैलोजन बोलते हैं। कॉर कैम्बियम या फैलोजन का फॉर्मेशन, इसी को हम लोग फैलोजन, है ना? यहाँ पर होता क्या है, पैरेन्काइमस टिश्यू, पैरेन्काइमा बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, ठीक है? अब ये फिर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और डिवाइड करने के लिए ये एक बाहर की तरफ लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और अंदर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना? अब ये जो फैलोजन होती है, ये कॉर कैम्बियम या फैलोजन, ये कुछ टिश्यूज, अ फ्यू लेयर थिक,
ठीक है? ये फ्यू लेयर थिक होती है। अब ये क्या करती है, ये डिवाइड करना शुरू करती है ना? तो ये फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म का फॉर्मेशन करती है ना? इन सबको मिलाकर के हम पेरिडर्म कहते हैं। अब देखो ये बाहर की तरफ भी डिवाइड करती है और अंदर की तरफ डिवाइड करती है, ठीक है? तो अंदर की तरफ ये डिवाइड करती है, ये फेलोडर्म का फॉर्मेशन करती है और बाहर की तरफ जब डिवाइड करती है, तो ये फेलम का फॉर्मेशन करती है। फेलम, इधर फेलम बनाती है और इधर बनाती है फेलोडर्म। ठीक है? तो फेलम और फेलोडर्म का ये फॉर्मेशन करती है। इस तरह से बाहर की जो लेयर होती है वो भी डिवाइड करती रहती है। इन तीनों को मिलाकर के पहले सबसे पहले आएगा फेलोडर्म, फिर आएगा फेलम, सॉरी फेलोजन, अ, फेलोजन और फिर सबसे बाहर की तरफ आ गया फेलम। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म इन तीनों को मिला करके हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वी कॉल देम पेरिडर्म। पेरिडर्म ही क्या है? यही कॉर्क है, मतलब यही बार्क है। जो बाहर बार्क होती है मोटी-सी कॉर्क टाइप की, वो यही होती है। इसमें सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर के मर जाती है ना? तो वैस्कुलर कैम्बियम के जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसी को हम लोग बार्क कहते हैं। इसमें फेलोडर्म, फेलोजेन और फेलम 3 चीज़ें होती हैं। समझ आया कि नहीं आया बताओ भाई? कॉर्क कैम्बियम कैसे डिवाइड करता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताओ, फिर मैं फिर से बताऊँ। बोलिए भई। क्लियर, ग्रेट। अब देखिए आ जाते हैं ये अर्ली वुड क्या होती है और देखो अब देख लेते हैं हम लोग कि ये हार्डवुड क्या होती है, सैपवुड क्या होती है और अर्ली वुड क्या होती है, लेट वुड क्या होती है ना? तो सबसे पहले आप देखिए कि अर्ली वुड के बारे में बात करते हैं, है ना? जिसको कि हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड क्या होती है? तो स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, है ना? अब देखो स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड ये स्प्रिंग सीजन में इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वो एलिमेंट बनते हैं, है ना? तो स्प्रिंग सीजन में जो होता है वो क्या होगा? स्प्रिंग सीजन में पहले बात करते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में टेम्परेचर हाई होता है कि लो होता है? हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है? हाई ट्रांसपिरेशन होता है। हाई ट्रांसपिरेशन। तो जब हाई ट्रांसपिरेशन होता है, तो सेकेंडरी जाइलम जो बनेगी, उसकी जो वो ल्यूमेन होगी, वो वाइड होगी, चौड़ी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ऊपर पहुँचाया जा सके। तो सेकेंडरी जाइलम विल हैव वाइड ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन। तो ये इसकी जो ल्यूमेन होती है, वो वाइड होती है, चौड़ी होती है। जिससे कि अब यहाँ पे इस तरह से जो वुड का फॉर्मेशन होगा, उस वुड में पोर्स जो होंगे, वो बड़े-बड़े होंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, द पोर्स आर वाइडर। तो इसमें क्या होगा इसकी वजह से इट विल हैव लो डेंसिटी, ठीक है? इस वुड की देखो, इस वुड की जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी लो होती है। तो लो डेंसिटी वाली वुड होती है। इसीलिए ये जो होती है दिस इज़ सॉफ्ट वुड, है ना? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैसी दिखती है? इट इज़ लाइटर इन कलर। सॉफ्ट वुड होती है, लाइटर इन कलर होती है, लो डेंसिटी वाली होती है। इसको हम लोग अर्ली वुड बोलते हैं। इसी तरह से जो आपकी बनती है लेट वुड या उसी को हम लोग ऑटम वुड बोलते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं लेट वुड। अब ऑटम वुड या लेट वुड का क्या मतलब? देखो, ऑटम वुड या लेट वुड में क्या होता है, इस समय जो होता है ऑटम सीजन हो रहा होता है। ऑटम में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ, लो ट्रांसपिरेशन होगा, लो ट्रांसपिरेशन होगा। जब ट्रांसपिरेशन लो होगा तो क्या होगा, जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा उनकी क्या होगी, दे विल हैव नैरो ल्यूमेन। तो जो छेद होंगे वो छोटे-छोटे होंगे, वो पोर्स बनेंगे वो छोटे-छोटे बनेंगे। पोर्स छोटे-छोटे बनने की वजह से यहां पर क्या होगा, हाई डेंसिटी, वुड की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि पोर्स उनमें छोटे-छोटे होंगे। इससे क्या होगी, हार्ड वुड का फॉर्मेशन होगा, हार्ड वुड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? और ये जो हार्ड वुड होगी, दिस विल बी डार्कर इन कलर, ये डार्कर इन कलर होगी और ज्यादा मजबूत होगी। ये है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। क्लियर दोनों को? बताएं भाई। फौजिया क्लियर है क्या? यस सर। मेघना क्लियर? ठीक। अब देखिए आ जाते हैं हार्डवुड। इसी के साथ में एक आखिरी टॉपिक है, वन लास्ट थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज हार्डवुड एंड सैपवुड। देखो हार्डवुड और सैपवुड क्या है। हार्डवुड में अभी मैंने आपको बताया कि अंदर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर जो आपका सबसे अंदर की तरफ कौन था, तो सबसे अंदर की तरफ आपका था प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या होता है, क्रश हो जाता है। जब ये क्रश हो जाता है ना, तो क्रश हो जाने की वजह से इसमें किसी भी तरह का ना कोई भी वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होता है ना, जिसकी वजह से अंदर की तरफ डिपॉजिट होने लगता है टैनिंग, है ना, और बहुत सारे टाइप के रेजिन्स, ऑयल। आपने देखा होगा कटा हुआ जो लकड़ी होता है उसका बीच वाला जो पार्ट होता है वो ब्लैक ब्लैक सा आपका दिखाई देता है, और उसको आप टच करोगे तो चिपचिपा कुछ मटेरियल उसमें जरूर जमा होगा। तो ये टैनिन ऑयल ये और क्रश जाते हैं और यहाँ पे दे स्टॉप वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, जिससे यहाँ पे ये जो बीच में वुड बनती है इट बिकम हार्ड वुड। इसको हम हार्ड वुड कहते हैं और ये मजबूत भी होती है। ठीक है ना? बाहर की तरफ जो वुड होती है पेरिफेरल रीजन पे, यहाँ वाली जो वुड होती है ना? तो ये वाली जो वुड होती है, इसमें सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना? दिस इज जाइलम, इट कंडक्ट वाटर, है ना? और इट इज लाइटर इन कलर, लाइटर कलर, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड सैपवुड। तो सैपवुड थोड़ी सी कम मजबूत होती है, हार्डवुड ज्यादा मजबूत होती है। हार्डवुड में टैनिन लैटेक्स ये सब डिपॉजिट हो जाने की वजह से इसमें किसी भी तरह का फंगस का इन्फेक्शन होने का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का, ये सब होने का कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? क्लियर भाई? तो ये था हमारा हार्डवुड, सैपवुड एंड ऑल दैट। ओके, ग्रेट। तो हमने ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, है ना? इसमें ये समझने वाला था, नो डाउट क्वेश्चन, यू विल गेट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, आप ये मत समझिए कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले से, क्वेश्चन तो देखिए आपको नो डाउट मिलेंगे। और एनाटॉमी
अब 11th वाले सिलेबस में एक लास्ट चैप्टर पढ़ रहा है हमारा एनिमल एनाटॉमी, है ना? पढ़ा तो नहीं ना हम लोगों ने एनिमल एनाटॉमी? चेक कर लेना बेटा। क्यों एक बार चेक करना फौजिया मेघना, पढ़ा तो नहीं हम लोगों ने? चेक करके बताओ बेटा, क्योंकि आप लोग 2 ही चैप्टर बता रहे थे, इसलिए आप लोग चेक करके बताओ एक बारी। फौजिया चेक किया क्या? बोलो बेटा। सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं। तो फिर हम लोग इसको भी खत्म कर लेते हैं, है ना? चैप्टर भी कर लेते हैं। एनाटॉमी, क्योंकि इसमें कार्टिलेज वार्टिलेज का एग्जांपल बहुत पूछा जाता है कि हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है ना? और या हमारे जॉइंट में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि वो तो सर्कुलेटरी में पढ़ा चुका हूँ। देखो सबसे पहले देखते हैं एनिमल टिश्यूज का हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ लेते हैं। देखो टिश्यूज क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया, प्लांट वाले पार्ट में ही समझ लिया। अब एनिमल टिश्यू में समझ लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज में कितने सारे पार्ट होते हैं। तो देखो जब हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज को हम 4 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, फिर हमारे मस्कुलर टिश्यूज और सबसे आखिरी में नर्वस टिश्यूज। अब यहाँ पर जब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर हमसे कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। देखो यहाँ पर जो सिलिएटेड और ग्लैंडुलर हैं ये ऊपर वाले तीनों के ही पार्ट हैं, ये इन्हीं के मॉडिफिकेशन है, अभी हम लोग देखेंगे। तो मेनली अगर देखोगे आप एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं उसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर ही पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। एपिथेलियल टिश्यूज का सबसे मेन फंक्शन होता है कि किसी भी ऑर्गन को कवर करके रखना, बॉडी को कवर करके रखना, है ना, ताकि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मतलब पहला हो गया इनका डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन वाला पार्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये कुछ भी चीज को सीक्रेट करने का काम करते हैं। तो ग्लैंडुलर जैसे हमने पढ़ा,
फिर सीक्रेशन का काम करते हैं ना, चीजों को सीक्रेट करने का, जैसे एंजाइम सीक्रेट करने का, हार्मोन सीक्रेट करने का, तो सीक्रेशन का काम करते हैं। तीसरा काम होता है इनका एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, तो फूड और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम। ठीक है, अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। एरियोलर जो होते हैं, इनमें बीच-बीच में गैप्स पाए जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। एडिपोस टिश्यूज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। एडिपोस टिश्यू में अंदर की तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो फैट डिपोजिशन का काम करता है। तीसरे टिश्यूज होते हैं, इनको हम स्केलेटल टिश्यूज बोलते हैं। स्केलेटल टिश्यूज में आते हैं बोन और कार्टिलेजेस आते हैं। ठीक है, फाइनली फ्लूइड आता है, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज में। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक, ये 3 तरह के पाए जाते हैं, है ना। स्ट्रेटेड को हम स्केलेटल टिश्यूज भी बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ था कि जो हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन करने में काम करती है, उसको मजबूती देती है, उसको हम स्ट्रेटेड बोलते हैं। दूसरे होते हैं स्मूथ होते हैं, ये नॉन वॉलेंटरी होते हैं, ये हमारे बस में नहीं होते हैं, है ना। तीसरे होते हैं कार्डियक, ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज हमने डिटेल में पढ़ा है, न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में, तो उसको कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इतने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन, ये टिश्यू का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समझ में आया? क्लियर है क्लासिफिकेशन? जी सर। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक करके डील करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अच्छा, और कुछ बताना है? अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर इसको कई सारे लोग ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, तो एपिथेलियल सिंपल टिश्यूज़ होती हैं, क्योंकि ये वन सेल थिक होती है, एक ही लेयर की, एक ही पतली सी लेयर पाई जाती है, एक ही सेल की थिक लेयर पाई जाती है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं, जो एक से ज़्यादा लेयर थिक होते हैं। ठीक है? तो ऐसा भी एक क्लासिफिकेशन है सिंपल और कंपाउंड का। एपिथेलियल टिश्यू, देखो, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में हमने देखा कि सबसे पहले हमारा सिंपल, कोई से भी ले लो, सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज। तो सिंपल मतलब एक लेयर का हो गया, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का मतलब हो गया कि बहुत सारी लेयर का बना होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज में, ये स्क्वैमस जो टिश्यूज होते हैं, ये इस तरह से फ्लैट सेल से बने हुए होते हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। तो सबसे खास बात क्या होती है कि फ्लैट सेल से मिलके बने होते हैं, इनकी सेल्स जो होती है वो फ्लैट सेल। मैं थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते जाओ। तो सबसे पहले ये जो सिंपल स्क्वैमस ये एपिथेलियल टिश्यूज है, ये जो बने हुए हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। पता नहीं कौन लोग आते हैं बार में, ज्वाइन करते हैं, फिर निकल जाते हैं। दूसरे बैच के हैं, इनको आईडी ही नहीं कि आप मेरी आईडी क्या है। अब देखो, यहाँ पर खास बात क्या होती है कि न्यूक्लियस जो सेल की होती है वो फ्लैट होती है,
और सेंटर में पाई जाती है ना। फ्लैट सेल्स, ठीक है, फ्लैट न्यूक्लियस एट सेंटर। तो इनमें जो न्यूक्लियस पाई जाती है वो भी सेंटर में पाई जाती है और वो भी फ्लैट होती है, ठीक है। ये इनकी खास बात होती है। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये हमारे, आप नोट करते हो, चलो कुछ कुछ आप नोट करते हो, है ना। सबसे पहले सिंपल, या आप यूं कहें कि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पैरा डालेंगे, इसमें आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं कि कहां पाए जाते हैं। नोट करेंगे। दे आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, they are made up of flat cells, flat cells with large flat nucleus. Next point found in alveoli of lungs, alveoli of lungs and Bowman's capsule, Bowman's capsule, ठीक है, Bowman's capsule, full stop. Their function is protection, comma, excretion, gas exchange, and coelomic fluid and coelomic fluid secretion. ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्यूबाइडल जो होते हैं ना, नाम से समझ में आ रहा है क्यूब की तरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस इनकी बीच में पाई जाती है, लेकिन इनका जो शेप है वो बिल्कुल क्यूब की तरह है, इसलिए इनको क्यूबाइडल एपिथेलियल बोलते हैं। तो आप देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या होता है, ये मतलब कई सारी लेयर पाई जाती है, सिंपल स्क्वेमस में एक ही लेयर पाई जाती है, बाकी सेल सेम होती है। इसी तरह से सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तो सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूब की तरह लेयर पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो नोट करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल, cubical and more or less squarish in shape, cubical and more or less squarish in shape. Next point, the nuclei are rounded and lie at center. Nuclei are rounded and lie at center. Next point, the cuboidal cell often bear microvilli, कहां पे, the cuboidal cell often bear microvilli at their free surface. कई बार यहाँ पे माइक्रोविलाई भी पाई जाती है। Cuboidal cell often bear microvilli at their free surface, which increases absorptive, which increases absorptive area. They are found in salivary and pancreatic duct,
कॉमा डीसीटी, डीसीटी, कॉमा नेफ्रॉन्स, next point, their function is protection, secretion, absorption, excretion and gamete formation. ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल कॉलमुनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमुनर एपिथेलियम। देखो कॉलमुनर में आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉलम की तरह होते हैं, है ना। इन जनरल क्या होता है, इनमें जो न्यूक्लियस होती है वो हल्का सा नीचे की तरफ पाई जाती है। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में क्या होगा कि कई सारी लेयर बन जाएगी, और ये स्यूडो होती है, पर्टिकुलर स्ट्रेटा एक के ऊपर एक नहीं होता है। देख रहे हो आप, यहाँ पे इसके बीच में दबी हुई है, इसके बीच में दबी हुई, इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोला गया, कि प्रॉपर स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो कॉलमनर जो सेल्स हैं ये कॉलम की तरह पाई जाती हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस इनके बेस की तरह पाई जाती है। अब देखो इन्हीं में अगर सीलिया निकल जाए तो इन्हें हम लोग बोलेंगे कॉलमनर सीलिएटेड सेल, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि सीलिएटेड और ग्लैंडुलर जो होती हैं वो इन्हीं का क्यूबॉइडल और कॉलमनर का ही मॉडिफिकेशन आप देखेंगे, नोट करेंगे। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड like column, side by side like column. Sir, elongated. Elongated and placed side by side like column. The nuclei are somewhat elongated, full stop. Some of them secrete mucus. Some of them secrete mucus. ठीक है, कॉल्ड गोबलेट सेल, पढ़ा है हमने, याद है कि नहीं याद है? गोबलेट सेल डाइजेशन में हम लोग पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, they are found in the lines of stomach, मतलब अंदर इनर लाइन में, they are found in inner line of stomach, comma gall bladder, bile duct and gastric gland. ठीक है, their function is, next point है प्रोटेक्शन, सबका ऑलमोस्ट एक जैसा फंक्शन है, प्रोटेक्शन, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। क्लियर। अब ये ट्रांजिशनल जो दे रखा है, देखो भाई लोगों, ट्रांजिशनल का मतलब होता है मिक्स होती है ना। नीचे आपको कॉलमनर दिखाई दे रही है, ऊपर देखिए बीच में आपको दिखाई दे रही है, कौन सी दिखा रही है, क्यूबॉइडल दिखाई दे रही है, और सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही है, स्क्वैमस दिखाई दे रही है। तो कई सारी लेयर की जब बनी होती है उनको हम लोग ट्रांजिशनल कहते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे जो फंक्शन थे एपिथेलियल सेल के, और ये क्या होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, इन्हीं में जब सीलिया निकल आते हैं उनको हम सिलिएटेड कहते हैं। ये जब ग्लैंड की तरह फंक्शन करने लगती हैं, यही क्यूबॉइडल सेल होती हैं, ये सीक्रेशन का काम करने लगती हैं, है ना? ये सीक्रेट करने का काम करने लगती हैं, तो इनसे सीक्रेशन लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल बोलते हैं। ठीक है? नोट कर लो चाहे। सिलिएटेड सिलिएटेड कोलुमिनर सेल एंड ciliated cuboidal cell, ciliated columnar cell and ciliated cuboidal cell are the modification of cuboidal and columnar. Cuboidal and columnar. Full stop. And their function is maintain the movement of, their function is to maintain the movement of fluid, fluid or mucus. ठीक है भाई। ट्रांजिशनल मैंने आपको बता ही दिया, देयर 4 to 6 लेयर थिक होती हैं, है ना, और कई सारी उनके मिलके बनी होती है। तो ये थे हमारे सिलेटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड के बाद आ जाते हैं दूसरा, मैंने कौन सा बताया था, कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव में पहले आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में मैंने आपको बताया था पहले आपको एरियोलर ना, तो एरियोलर टिश्यूज। अब कनेक्टिव में देखो एक चीज और बता देता हूँ, एक मिनट होल्ड करना जरा। कनेक्टिव मैंने आपको बताया ये, कनेक्टिव में पहला तो
और एरियोलर में दे रखा है, एरियोलर में टेंडन और लिगामेंट दो अलग अलग दे रखे हैं। क्लासिफिकेशन में थोड़ा बदला है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। चलो मैं लिखवा देता हूँ, एनसीईआरटी में आपके दिया नहीं है और इसमें भी टेंडन और लिगामेंट का फंक्शन नहीं दिया हुआ है अलग से। चलो देखो, एरियोलर टिश्यू में सबसे पहले बताता हूँ एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं। तो एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं कि इनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग एरियोलर टिश्यूज बोलते हैं। मैं एक एक करके चीजें समझाता हूँ, समझते जाइएगा। एनसीईआरटी में टेंडन और लिगामेंट अलग से नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा इसका फंक्शन। देखो, एरियोलर टिश्यूज पाया कहाँ जाता है, ये मेनली पाया जाता है हमारी स्किन के जस्ट नीचे, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, है ना। मैक्रोफेजेस कुछ सेल्स होती है, कुछ सीक्रेशन करते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस। और ये क्या करते हैं कि इनका फंक्शन होता है, ये डिफेंसिव नेचर की होती है। तो ये जितने भी हमारे बॉडी में आने वाले माइक्रोफेज ये होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन बोले तो एंटीजन में भी पर्टिकुलर एंटीजन वो जो लिविंग एंटीजन होते हैं, जिनको कि हम पैथोजन कह सकते हैं, राइट। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, पैथोजन को खा लेते हैं। उसके बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये थोड़ी सी फाइब्रस टाइप की सेल्स हैं। इसके नीचे कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन एक तरह की प्रोटीन होती है और ये बहुत मजबूत प्रोटीन होती है। जिस स्किन में कोलेजन जितना ज्यादा पाया जाता है वो उतनी ही मजबूत होती है। मास्ट सेल क्या करती हैं कि मास्ट सेल पर्टिकुलर टाइप के सीक्रेशन को सीक्रेट करने का काम करती है ना। और मैंने आपको लिखाया भी था कि ये मास्ट सेल जो होती हैं, ये एलर्जी इन्हीं की वजह से होती है। जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोफेज अटैक करता है, किसी भी तरह का जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो मास्ट सेल क्या करती हैं कि हिस्टामाइन सीक्रेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें खुजली होने लगती है और एलर्जी होने लगती है और हमें पता चल जाता है हमारी बॉडी में अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये सब सेल्स में इस तरह की चीजें मिलकर, ये सब मिलकर के हमारे बॉडी में जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज है उसका फॉर्मेशन करती है ना। इसी को हम लोग एरियोलर टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज में बहुत सारी तरह की चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी में एरियोलर का ही जो पार्ट होता है, इसी का एक पार्ट है दिस वन, एडिपोस टिश्यूज। एडिपोस टिश्यू मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, इसमें मैं कुछ लिखवा देता हूँ, कुछ चीजें लिखवा देता हूँ।
एरियोलर टिश्यू हेडिंग डालना। नोट करेंगे, एरियोलर इज नेम्ड बिकॉज it takes the form of fine thread. It takes the form of fine thread crossing each other, crossing each other in every direction. तो यहाँ पे जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आप देखो, आपको दिख भी रहा होगा, इस तरह से थ्रेड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। लिविंग स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में ये स्पेस है, लिविंग स्पेस बिटवीन देम, लिविंग स्पेस बिटवीन देम, फुल स्टॉप। They are present under skin as subcutaneous tissue. They are present under skin as subcutaneous tissue. Full stop. It also forms the internal framework of many. It also forms the internal framework of many internal framework of many solid organs. Full stop. In fact, it form packing of, in fact, it forms packing of all organ. In fact, it forms packing of all organ. ठीक है, अब आइए, नेक्स्ट है हमारा एडिपोज टिश्यू, है ना। और एक मिनट और रुकना जरा, यहीं पे इसी में लिख लो, मास्ट सेल प्रोड्यूस हिस्टामाइन, हैपरिन बताया था ना, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। हिस्टामाइन, हैपरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामाइन, हैपरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामाइन इसे लिख लो, हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो खुजली और जलन जो होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हिस्टामाइन इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ड्यूरिंग एलर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, हैपरिन checks the blood clotting. Heparin checks the blood clotting. Serotonin increase blood pressure
और क्या है साइटोप्लाज्म, माइक्रोफेजेस। तो नोट कर सकते हो माइक्रोफेजेस दे आर अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। फाइब्रोब्लास्ट, दे आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, गिव्स स्ट्रेंथ, है ना। और कोलेजन फाइबर नोट कर लो, कोलेजन फाइबर्स दे आर वाइट फाइबर्स made up of collagen fiber, they are white fiber made up of collagen protein, नीचे लिखना if collagen boiled, they changes, if collagen boiled with water, they changes into gluten, if collagen boiled with water, they changes into gluten। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है। आपने एक चीज देखा होगा, शूज को जोड़ने के लिए पहले क्या होता था कि एक लिक्विड यूज होता था, वो लिक्विड एक्चुअली ग्लूटिन होता था, और पहले वो जानवरों से ही बनाया जाता था। बाद में फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि अब उसके केमिकल्स आना स्टार्ट हो गए, अब उसको यूज नहीं करते हैं, तो ज्यादातर आजकल केमिकल आते हैं, वरना पहले वो ग्लूटिन ही यूज होता था, है ना, जो जूते वगैरह शूज वगैरह को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे कोई डाउट है बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए आराम आराम में पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है? सर फाइब्रोब्लास्ट को क्या बताया है? फाइब्रोब्लास्ट को मैंने बताया कि ये फाइबर की तरह जैसे सेल्स होती हैं, जैसे ये सेल्स होती हैं वैसे ये भी फाइबर की तरह सेल होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये स्किन को मजबूत बनाती है, जिसको आप लेदर कहते हो ना, जूते में, पर्स में जो लेदर यूज होता है ना, जिसमें कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट ये दोनों सेल होती है, वो फाइबर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें जितनी ज्यादा पाई जाती है ना जिसके लेदर में, उसका लेदर उतना ही मजबूत होता है। तो थ्रेड की तरह है, जो लेदर की लेयर को मजबूत करने का काम करता है। समझ गए? फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ये थोड़ा सा लंबी सेल्स की तरह है, और कोलेजन फाइबर्स पूरा फाइबर की तरह ही है। क्लियर? ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट है एडिपोस। अभी क्लियर है? जी सर। तो एडिपोस देखो इस तरह की सेल्स होती हैं, है ना, तो इनको हम एडिपोस टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, एडिपोस टिश्यूज कहते हैं। ये एडिपोस जो टिश्यूज होते हैं, ये बीच बीच में देखो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, और इसमें कुछ येलो फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स के अंदर क्या होता है कि आप देखोगे फैट ग्लोबुलेट जो नहीं है, ये फैट के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, धीरे-धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इनमें मैक्सिमम जो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म, देखो साइड में हो जाता है, आप देखो ये न्यूक्लियस साइड में है ना? ये रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, और साइटोप्लाज्म रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। बीच-बीच में छोटे-छोटे व्हाइट फाइबर्स पाए जा रहे हैं, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह जैसे प्लांट में वैक्यूल ले लेती है, वैसे फैट ग्लोब्यूल्स ग्लोब्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है? तो और बीच-बीच में देखो ब्लड वेसल्स इनके मौजूद हैं, है ना? इनको हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ फैट जमा होता है, जैसे हमारा पेट निकल आता है, तो हम लोग फैट खाते हैं, पेट निकल आता है, वो सब एडिपोज टिश्यू के डिपॉज़िट हो जाने की वजह से होता है। क्लियर? नोट कर लो। एडिपोज सेल्स, adipose cells, they deposit fat globules due to which nucleus and nucleus and cytoplasm become peripheral। ये अंगूठी की तरह दिखाई देती हैं। So that nucleus and protoplasm displays to periphery।
Sometime they are called signet ring cells. इसीलिए sometime they are called signet ring cells. They are found in subcutaneous tissue, comma, around heart, kidney, eyeball, and all parts where fat is stored. Blubber of whale, and elephant, hump of camel, are made up of adipose tissues. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास बोले तो ट्यूसडे, ठीक है, कल ले लूंगा, राइट। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, फिर 12th वाला स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट हो बताओ। मेघना, कोई डाउट? ठीक है, तो मिलते हैं फिर, है ना, डे आफ्टर टुमारो, ट्यूसडे को, ठीक है। जी सर।